Hello students, how are you? Welcome back to our YouTube channel Sing Classes. Myself Ramir Singh. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है +2 क्लास का जो फिजिक्स का आगे फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे तो उसका लास्ट चैप्टर हमारा चला हुआ था जिसमें हम लास्ट के टॉपिक्स में आए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स में हमने जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो कैपेसिटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी हमने वो पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ते हैं वो कैपेसिटर से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई भी हम कंडक्टिंग स्लैब या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि क्या वो इंक्रीज होगी या क्या वो डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो किस फैक्टर से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो किस तरह से या किस फैक्टर से वो डिक्रीज होगी। तो वो सब हम करते हैं। उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसमें लास्ट में हमारा एक ही रह जाता है वेन डी ग्राफ जो आपका है, ठीक है। तो वेन डी ग्राफ है जो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमारी लगातार जो कंटिन्यूअस टॉपिक्स चल रहे थे तो उनके अंदर आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। यानी कि हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करवाते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के यानी प्लेट्स के इन बिटवीन, ठीक है। तो आपके उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ए एरिया की कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्जेस हैं वो क्या है आपके इसके ऊपर स्प्रेड है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस तरह से इसमें लगा हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई नोड है, ई नोड यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या करवाया, अगर हम ये मान के चले कि इनके प्लेट्स के बीच में क्या है आपका जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है, तब आपकी इसकी कैपेसिटेंस है जो वो क्या हो जाएगी, सी नोड या सी ओ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपसाइल नोड ए बाई में डी, अपसाइल नोड ए बाई में डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हम वो पीछे कर चुके हैं, ये कैसे कैलकुलेट की थी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक कंडक्टिंग स्लैब सेम एरिया की, ठीक है, सेम एरिया मतलब ए एरिया की, और उसकी विड्थ है जो वो हम मान लेते हैं टी, कि टी विड्थ की यानी कि जो क्या है कैपेसिटर की जो विड्थ है दो प्लेट्स के बीच की जिसको मान लेते हैं डी है वो, ठीक है, डिस्टेंस है जो, तो उस डी से ये क्या है टी जो थिकनेस है जो आपकी वो क्या है लेस है किसकी, कंडक्टिंग प्लेट की, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें एरिया क्या ले लिया हमने प्लेट का, ये स्लैब का सेम ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर जो स्लैब के इनसाइड जो आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस फेसिस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी का आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो एक कंडक्टिंग स्लैब है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको हम ई मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका क्या कह सकते हैं हम इसमें
जो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इनसाइड दी चार्ज है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसका सारा का सारा चार्ज है जो वो क्या हो जाता है, फेसिस के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इसी तरह से आपका ये क्या हुआ, फेसिस के, इसके दोनों फेसिस के ऊपर तो चार्ज आपका प्लस क्या हुआ और माइनस क्या हुआ, जो वो स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इनसाइड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि हमने क्या लिया है, कंडक्टिंग स्लैब ली है। दैट इज ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है, यानी कि कंडक्टर है। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर हमें पता है कि जो अंदर इनसाइड दी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो अब आपका एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड था, वो क्या लगेगा आपका, इस डिस्टेंस के अंदर लगेगा, जो यहां से यहां डिस्टेंस बच गई और यहां से यहां डिस्टेंस बच गई। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं टी माइनस डी डिस्टेंस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब इस टी माइनस डी डिस्टेंस के लिए जो आपका पोटेंशियल आएगा उसमें वो कितना प्रोड्यूस होगा, तो v इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, ई इंटू डी होता है। तो लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी, अब डी माइनस टी, तो ई इंटू में, ई नोड इंटू में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, ई नोड इंटू में डी माइनस टी। और आपको पता है कि ई नोड है जो वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई में, किसके बराबर आया था, आपका सिग्मा बाई में अपसाइल नोड, सिग्मा बाई में अपसाइल नोड आया था, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिग्मा है जो वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई ए के, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, क्यू ए बाई में अपसाइल नोड आ गया, क्यू बाई में ए अपसाइल नोड, क्यू बाई में ए अपसाइल नोड। तो ई नोड की वैल्यू हमारे पास क्या आई, क्यू बाई में ए अपसाइल नोड आ गई, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ये पोटेंशियल है जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है, वो प्रोड्यूस जो आपका पोटेंशियल डी माइनस टी डिस्टेंस के लिए जो आया है इसमें, ठीक है। तो वो कितना आ गया आपका, v इज इक्वल टू ई नोड इंटू में डी माइनस टी। तो ई नोड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। अगर किसी बच्चे ने वो लास्ट लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट वगैरह के अंदर वो सारे के सारे जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज पहले पढ़ी हुई है। उसके बाद देखिए, तो क्यू बाई में ए इंटू में अपसाइल नोड हो गया, ठीक है। तो ये क्या गई, ई नोड की वैल्यू आ गई। अब इस ई नोड की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई में ए अपसाइल नोड इंटू में डी माइनस टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपकी v की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, cv, ठीक है। तो यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई v हो जाएगा। अब ये जो v की वैल्यू है ये यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू बाई में v की वैल्यू रखोगे तो क्यू बाई में ए अपसाइल नोड हो जाएगा, तो वो तो ऊपर चला जाएगा ए अपसाइल नोड, ठीक है। अब नीचे क्या रह जाएगा, इंटू में डी माइनस टी रह जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए अपसाइल नोड बाई में क्या ले लो, मैं इसको डी यहाँ पर क्या ले देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस में टी बाई डी, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इस ए अपसाइल नोड बाई में डी, ठीक है, ए अपसाइल नोड या अपसाइल नोड ए बाई डी को हमने क्या लिखा है, सी नोड लिखा है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C नोड बाई में 1 माइनस में T बाई डी हो जाएगा। C इज इक्वल टू C नोड बाई में 1 माइनस में T बाई डी। अब अगर हम इस C नोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये फैक्टर इसके क्या है, डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये C की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो यहां से C की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी, तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, C नोड से क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी उससे ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि ये 1 माइनस में है इसमें, तो कुछ ना कुछ जो टर्म आएगी वो क्या होगी, यहां से दिस इंप्लाई दैट C है जो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, C नोड से, ठीक है। यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारी कैपेसिटेंस है उससे इसकी जो कैपेसिटेंस अब आएगी कनेक्टिंग स्लैब इंसर्ट करवाने के बाद, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसमें, तो वो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, वो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, क्योंकि देखो यहां से C की जो वैल्यू आएगी, C की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये फैक्टर इधर जाके इसके मल्टीप्लाई में होगा,
ठीक है। अगर ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाता है तो जो यहाँ से क्या है, ये 1 माइनस में टी बाई डी है, तो यहाँ पर 1 माइनस में यानी कि 1 से लेस है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, सी है जो वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सी नोट से। सी है जो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सी नोट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसमें इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब अब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड और इंसर्टेड इन ए पैरेलल between the plates of parallel plate capacitor, then capacitance of that capacitor will increase, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम इसमें ये कहें कि जो हमारा T है वो D के बराबर हो जाए, इसका मतलब जो थिकनेस है आपकी सेपरेशन डिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कि फिट की पूरी की पूरी फिट कर दें हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब, तो T इजिकल टू डी हो जाएगा। तो यहाँ T इजिकल टू डी रखोगे तो डी बाई डी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और जब किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर C जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि व्हेन ए स्लैब, ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इक्वल टू D, या थिकनेस इज इक्वल टू सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये था जी आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग स्लैब के लिए आपका निकाला था। उसके बाद अगर हम बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है, जो पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर हमारे पास, उसकी कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है अगर आपके पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास एक स्लैब जो इंट्रोड्यूस करवाए उसके अंदर वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो, वो क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हमने अभी देखा था कि इनसाइड दी कंडक्टिंग स्लैब जो इफेक्टिव चार्ज था वो क्या हो जाता है, 0 रहता है। अब डाई इलेक्ट्रिक के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है, तो उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है, तो वहां पर क्या आता है, आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो आपकी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जिसको हमने बोला था, तो वो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस करती है। तो वहां डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होगा, आपका एक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। इंड्यूस चार्जेस आएंगे, उनकी वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जिसकी वजह से कैपेसिटेंस में चेंजिंग आएगी। और वो कैपेसिटेंस के अंदर क्या चेंजिंग आती है वो चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसका मतलब इसमें ये हुआ कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं उसी तरह से हमारे पास क्या है, एक ए एरिया की कोई भी पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है, और उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। अब उतनी एरिया की आप क्या करते हो, इसके अंदर एक स्लैब है जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हो, और वो जो स्लैब है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि किसी न किसी मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो बनी हुई है, ठीक है। सेम एरिया ए की आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो हमें पता था कि जो पैरेलल प्लेट थी उसके ऊपर आपका प्लस क्या हो और माइनस क्या हो, क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, इस पे आपका स्प्रेड है इसकी प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्टोर है, यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इस तरह से लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लेट्स के जो परपेंडिकुलर, तो यानी कि यहाँ पर आपका ई नोड है जो इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ये जो थिकनेस है हम वो क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, जो आपकी किसकी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। ये जो सेपरेशन डिस्टेंस थी हमने प्लेट्स के बीच की जो मानी है वो क्या मान लेते हैं, डी मान।
ठीक है, एरिया क्या हो जाता है ए। तो अगर हम पहले जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था जिसमें आपका जो एयर या आपने वैक्यूम लिया था इन बिटवीन दी प्लेट्स, तो उसके लिए कैपेसिटेंस वही एप्सिलॉन नॉट सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई में क्या हो जाती है, डी हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ये स्लैब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर जो आपके चार्जेस है जो इसके फेज पर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये चार्जेस हैं जो, ये हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो आपके क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी डायरेक्शन में पोलराइज होंगे, ए नोड की डायरेक्शन में, ई नोड की डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ई नोड की डायरेक्शन है जो वो आपकी इस तरफ से है, ठीक है, तो इधर से इस डायरेक्शन में, यानी कि ई नोड की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, आपके पोलराइज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनके द्वारा जो आपका फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, पोलराइज फील्ड। ठीक है, अब यहां से मॉलिक्यूल क्या हो गए, इन दी डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन या इन दी पैरेलल टू दी क्या हो गए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या हो गए, पैरेलली वो क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। ठीक है, अब इन पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से, क्योंकि पोलराइजेशन होगी चार्ज की, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या है, ईपी है, वो क्या है, ईपी। लेकिन जो आपका ये ईपी प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा कि वो क्या करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, मतलब कि इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। पोलराइज्ड हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वहां से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, यानी कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उन चार्जेस की वजह से, वो क्या करेगा, इसका ई नोड का अपोज करेगा। ठीक है, अब ये ई नोड का या ई ओ का अपोज कर रहा है, और ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आया है। तो यहां पर जो इफेक्टिव, यानी कि नेट इफेक्टिव जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसको हम ई मान लेते हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जी, टोटल लगा था ई नोड, इसमें से अपोजिट लगा है ईपी। ठीक है, तो ई नोड माइनस में क्या हो जाएगा, ईपी। ई नोड माइनस में क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, जो किसकी डायरेक्शन में लगेगा, आपकी इसकी डायरेक्शन में लगेगा, ईपी की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ईपी है जो वो क्या है, लेस देन ई नोड है, ईपी जो क्या लगेगा, लेस देन ई नोड। तो जिस डायरेक्शन में ई नोड लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में ये इफेक्टिव चार्ज आपका लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ई नोड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन क्या होगी, इफेक्टिव चार्ज की होगी। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपने क्या करवाई है, यहाँ पर एक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ डी माइनस टी के लिए क्या हुआ, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो टोटल पोटेंशियल जो लगेगा आपका वो क्या है, मान लेते हैं वी है, तो वो किसके बराबर लगा, ई नोड इंटू में डी माइनस टी, एक तो इसकी वजह से। अब जो पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा, यानी कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो वो आपका क्या लगेगा, ईपी, वो क्या लगेगा, ईपी लगेगा। ठीक है, वो क्या लगेगा, ईपी। लेकिन उस ईपी की वजह से, यानी कि उसकी जो थिकनेस टी है उसकी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल, अब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका मतलब इसकी वजह से लगने वाला पोटेंशियल इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ई इंटू में क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि इसकी थिकनेस है जो वही क्या बन जाएगी, इसकी डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, तो ई इंटू में क्या हो जाएगा, अभी टी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, हम लास्ट में पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो आपका के होता है, के मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है जो, वो हमारा किसके बराबर आया था, ई नोड बाई में ई के बराबर आया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि के है जो वो किसके बराबर आया था, ई नोड बाई में ई के बराबर आया था। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोड बाई में के हो जाएगी। ठीक है, या ई नोड बाई में एप्सिलॉन आर जिसको हमने बोला था। ठीक है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव जो आपकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं।
तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब जो v की वैल्यू आई है उसमें e की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोड d माइनस टी प्लस ई नोड बाई अपसाइलन आर इंटू टी, इंटू में क्या आ जाएगा टी, ठीक है। या आप अपसाइलन आर की जगह क्या रख दीजिए, के रख दीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ई नोड कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया जी, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, प्लस में क्या बचा आपका टी बाई में के बचा, ठीक है। अब देखिए ई नोड है जो वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई अपसाइलन नोड के, और सिग्मा है जो वो किसके बराबर आएगा, क्या बाई ए के, तो क्या बाई ए अपसाइलन नोड ई नोड की वैल्यू बन जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू क्या बने आपके पास, ई नोड की जगह क्या रखोगे, क्या बाई में ए अपसाइलन नोड इंटू में डी माइनस टी प्लस में टी बाई में ए, ठीक है। अब v इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू सी भी होता है, तो वहां से सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या वी, तो सी इज इक्वल टू क्या बाई वी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो क्या बाई में v की वैल्यू रखोगे ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, क्या इंटू में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, और ये क्या बना जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपसाइलन, तो क्या उसे क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए अपसाइलन नोट बाई में डी माइनस में, यहां पर मैंने क्या ले लिया कि यहां से टी है जो वो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या ले लिया, टी कॉमन ले लिया। अब टी कॉमन लेने के बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी आपकी, टी यहां से कॉमन लेने के बाद अंदर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1, ठीक है। और प्लस में क्या बच जाएगा, 1 बाई के, 1 प्लस में 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस बाहर है तो अंदर आपने यहाँ प्लस रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने ये चीज क्या ले ली, टी है जो यहाँ पर कॉमन ले ली, ठीक है। तो अब ये जो कैपेसिटेंस आई है, अब ए अपसाइलन नोड बाई डी, ये क्या होता है आपका सी नोड होता है। तो जो यहाँ कैपेसिटेंस आएगी सी नोड, ठीक है, तो उस सी नोड से ये जो सी की वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपकी ये आई है, ये जो ए अपसाइलन नोड बाई डी यानी कि सी नोड होता है उससे क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी, वो क्या रहेगी, उससे ग्रेटर रहेगी, ठीक है। तो वो कैसी ग्रेटर रहेगी, तो ये अपने क्या करना है, यहाँ पर देखो जो हमने ये चीज निकाली है, डी माइनस टी इंटू में 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा जो, ठीक है। तो यहाँ से जो सी नोड की वैल्यू है, जो आपकी क्या होगी, सी नोड की वैल्यू वो क्या रह जाएगी, लेस रह जाएगी, ठीक है। वो क्या रह जाएगी, लेस रह जाएगी, किससे, सी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस सी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसका मतलब कैपेसिटेंस सी क्या थी, जब जो कैपेसिटेंस आई थी जब हमने क्या किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि इंसर्ट करवाई थी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब आपकी क्या आई थी, टोटल कैपेसिटेंस आई थी, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब रिजल्टेंट में हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट में हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड और इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि कंप्लीटली स्लैब को फिट किया जाए इसके अंदर, तो T इज इक्वल टू वहां पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, जैसे हमने स्पेशल केस में पहले किया था, ठीक है। तो ऐसे T इज इक्वल टू अगर D हो जाता है तो आपकी जो इक्वेशन हमारी आई है, ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकलेगी, आपने क्या किया, T इज इक्वल टू क्या ले लिया, D ले लिया, ठीक है। तो यहां से C इज इक्वल टू क्या आया, ए अपसाइलन नोड बाई में D माइनस में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू D हो जाएगा, तो D इंटू में 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आया, ए अपसाइलन नोड बाई में D माइनस D प्लस माइनस D बाई के हो जाएगा ये, ठीक है। तो D से D कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आया, ए अपसाइलन नोड इंटू में ये के ऊपर चला जाएगा, तो के बाई में D, और ए अपसाइलन नोड क्या था आपका, सी नोड था,
ठीक है, तो सी नोड इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर के क्या हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई में हो रही है। जब आपने पूरी तरह से इसमें फिट करवा दिया तब हम देख रहे हैं ना कि ये वैल्यू है जो सी की वैल्यू, वो आपकी के टाइम्स क्या हो रही है, इनिशियल कैपेसिटेंस यानी कि पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस थी कैपेसिटर की, उससे के टाइम्स क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, उससे के टाइम्स क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये तो था कब, जब आपकी ये जो टी है वो किसके बराबर हो, डी, यानी कि पूरी तरह से स्लैब इसके अंदर फिट हो। अगर हम ये कहें कि जो टी है वो डी/2 हो, इसका मतलब जो ये सेपरेशन डिस्टेंस है इसका हाफ में हो, यानी कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में क्या करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, तो T इज इक्वल टू डी/2 रखोगे, यहाँ पर T इज इक्वल टू डी/2 रखोगे तो देखिए क्या होगा, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई में D, माइनस में क्या हो जाएगा, T की जगह डी/2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस डी/2 के। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, एलसीएम आ गया 2k। ठीक है, यहां से क्या होगा, d माइनस डी/2 प्लस क्या हो गया, डी/2 के। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू बनेगी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास नीचे रह जाएगा डी/2 प्लस में डी/2 के। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, यहां से आपने क्या ले लिया, 2k आपने एलसीएम ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा जी आपके पास, डी के, ठीक है, प्लस में डी। ठीक है, तो डी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, k प्लस 1 बचा, k प्लस 1। ठीक है, जो आई क्या होगा 2k। इसका मतलब आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी इंटू में k प्लस 1 इंटू में डिवाइड बाई क्या आएगा 2k। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को क्या लिखा हमने, सी नोड। ठीक है, ये ऊपर चला गया 2k, बाई में क्या बचेगा, k प्लस 1। ठीक है, यानी कि इतने टाइम्स ये क्या हो गई, इसकी मल्टीप्लाई, इतने टाइम्स इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, सी अब भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 2k बाई में k प्लस 1 टाइम्स उससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी ले सकते हैं, 3/2d ले लें। ठीक है, यानी कि 1/2 d के बराबर ले लें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाए, सॉरी 3/2 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो उससे बाद से लगी जाएगी, यानी कि 2/1 आपका 2/3 ले लें। ठीक है, 2/3 यानी कि 2/3 उसका बाद। ठीक है, तो 2/3 लोगे तो वही वैसे ही वहां पर अपने टी की जगह क्या रखोगे, 2/3 डी रख दोगे, तो उसके बाद उसको सोल्व कर लोगे, तो वो वैल्यू जो आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर भी क्या आएगी, वहां पर भी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, वहां पर भी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो आपने कहने का मतलब हमारा रिजल्टेंट में ये चीज आएगी कि जब भी आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस करवाओगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो उसकी इनिशियल कैपेसिटेंस थी उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस आप ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू है जो चेंज कीजिए, डी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, डी की वैल्यू यानी कि टी की वैल्यू है जो डी से ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर ज्यादा होगी तो वो वहां पर केस है आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से फिट करवा सकते हैं या फिर इससे कुछ कम ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। ठीक है, 1/3 ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, मतलब ठीक है, तो वो चीज ले सकते हैं। ठीक है, तो टी है जो वो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू डी रहेगी, लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे आपके स्पेशल केसेस। तो ये था जी आपका कि जब देखिए ये जो टॉपिक्स कराए हमने, ये टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकली काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल के अंदर, तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कैसे आप अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाते हैं या फिर हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करवाते हैं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी तो किस फैक्टर से इंक्रीज होगी। तो हमने वो रिजल्टेंट है जो यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि इस तरह से वो क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद हम करते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो कल आपका ये चैप्टर है जो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकली ये चैप्टर है जो वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपका एक वेंडी ग्राफ उसमें जो रहता है वो आपका कल करवा देंगे।
ठीक है। तो वेंडी ग्राफ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, वेंडी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर जो वो आपका कल हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपका अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं इसको, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। अब देखिए, हमने क्या मान लिया कि एक स्फीयर मान लिया जिसकी डेंसिटी, जिसमें जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है r। तो इस तरह से हमने क्या मान लिया, कोई स्फीयर मान लिया r रेडियस का, जिसके ऊपर क्या है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें तो वो क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या हुआ पर यूनिट एरिया, यानी कि 4πr स्क्वायर। जो स्फीयर का एरिया है वो क्या होगा, 4πr स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस r को बहुत ही स्मॉल मान लेते हैं। r क्या है, वेरी स्मॉल। तो अगर हम r को स्मॉल मान लेते हैं तो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्फीयर के। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिग्मा है जो, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो, वो क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज। अब इसके लार्ज होने की वजह से जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके क्या हो, इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये चार्ज बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने जो सिग्मा था वो पढ़ा था कि वो क्या होता है, सिग्मा जो आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, जो सॉरी ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कह सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लार्ज हो जाता है तो इसकी वजह से जो आपका स्फीयर है, जो आपका क्या है, स्फीयर है, इसकी सराउंडिंग के अंदर यानी कि इसके आसपास जो इसके शार्प एंड है जो, उसके आसपास की जितनी भी एयर है ना वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। अगर वो एयर आयनाइज हो जाती है, अगर वो एयर आयनाइज हो जाती है तो अब आयनाइज्ड एयर हमें पता है कि वो एक कंडक्टिंग मीडियम का काम करेगी, यानी कि वो कंडक्टर का काम करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज की लीकेज है जो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि चार्ज जब भी लीक होता है तो वहां पर हमें क्या होती है, स्पार्किंग दिखाई देती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, एक स्पार्किंग है जो वो दिखाई देगी, अपीयर होगी एक स्पार्किंग। तो उसके उस स्पार्किंग की वजह से हमें एक ब्लूइश कलर या ब्लूइश ग्लो है जो, इसका मतलब ब्लू कलर की एक ग्लो चमक है जो वो दिखाई देती है। ठीक है, ब्लूइश कलर की जो एक चमक है, यानी कि ब्लू कलर की जो एक चमक है वो हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग नेम है, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा फेमस हो चुका है वो नेम, कोरोना। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ये वो वाला कोरोना नहीं है तो वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कोविड-19 है। ठीक है, उसको कोरोना नाम दिया है, कोविड-19 वायरस है वो। ठीक है, तो वो कोरोना नहीं है, ये क्या है, ये एक जो ये ग्लो है ना, ब्लूइश ग्लो, इसका नाम रखा हुआ है कोरोना। ठीक है, दीप्त मंडल जिसको बोलते हैं, दीप्त मंडल, यहाँ पर इसका अलग नाम है, ये क्या है, दीप्त मंडल। ठीक है, कोरोना यानी कि ब्लूइश कलर की जो आपकी ग्लो है वो आपको क्या करेगी, वहां पर दिखाई देगी। वो किसकी वजह से, ड्यू टू द लीकेज ऑफ चार्जेस। अब चार्ज लीक क्यों हुआ, क्योंकि उसके आसपास की जो एयर थी, स्फीयर के आसपास की एयर वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। वो आयनाइज एयर क्या करेगी, कंडक्टर का काम करेगी, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, आपका लीक हो जाएगा। चार्ज लीकेज की वजह से ब्लूइश ग्लो दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और ये जो कोरोना बना है ना, ठीक है, कईयों को तो हंसी आ रही है कोरोना नाम सुन के, तो ये जो ब्लूइश ग्लो बनी है ये आपकी क्या करेगी, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल होगा। ठीक है, जो वेंडी ग्राफ जनरेटर करेंगे ना, उस वेंडी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का ये क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल होगा, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ठीक है,
तो ये हम वहाँ डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आशा है कि उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो करवाया है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बार बार ना कहने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप हर वीडियो में ये बात सुन चुके हैं, मेरे ख्याल से कई बच्चे पक भी चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो काम करना है वो अपने को पता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कोरोना से बच के रहना भी, ठीक है। ये कोरोना है ना, तो ये भी अंदर से हमें क्या करता है, बिल्कुल दीप्त कर देता है, जला देता है, ठीक है। तो हमारे डायरेक्ट ऑर्गेन्स होते हैं जो हमारे, उनके ऊपर क्या करता है, ये अटैक करता है। तो इससे बचकर रहना, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक गुड बाय, गुड लक, हैव ए नाइस डे।